नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम यूनिट 4 को भी देखेंगे क्योंकि हमने हर यूनिट से कुछ न कुछ चैप्टर अभी तक पूरे किए हैं और जो भी हमारे चैप्टर किसी न किसी यूनिट के रहेंगे उनको भी हम अगले कुछ दिनों में उनको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सौंदर्य शास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, तो इसको भी आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आज सौंदर्य शास्त्र का जो परिचय है और सौंदर्य शास्त्र की पाश्चात्य और भारतीय परिकल्पनाओं में जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं उनको देखिए सौंदर्य शास्त्र जो शब्द है वो एस्थेटिक से बना है, यानी कि जो हमारे भारतीय दर्शन में हमने सौंदर्य जो नाम दिया है, सौंदर्य शास्त्र जो कहा है वो भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कहा है। लेकिन अगर हम इसे पश्चिम के दर्शन में देखें, एस्थेटिक कहा है और एस्थेटिक जो शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका मूल रूप एटेंटिको होता है। ठीक है, यह यूनानी शब्द बाद में एस्थेटिक हुआ जिसका अर्थ है इंद्रिय सुख की चेतना। अब यहाँ पर देखिए जो सौंदर्य है यानी कि एस्थेटिक है उसको कहा गया है इंद्रिय सुख की चेतना, यानी कि जिसे हम अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं और उसके बाद जो सुख हमें प्राप्त होता है उसे ही यहाँ पर एस्थेटिक कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए पाश्चात्य साहित्य में सबसे पहले अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने 1750 ईस्वी में कला सौंदर्य के लिए एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने 1750 ईस्वी में इसका प्रयोग कला सौंदर्य के लिए किया। अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने अपनी पुस्तक एस्थेटिका के प्रथम अनुच्छेद में इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर इसे परिभाषित किया। अब यहाँ पर देखिए जो अलेक्जेंडर बाउमगार्टन है, इन्होंने अपनी पुस्तक एस्थेटिका में उसकी जो प्रथम अनुच्छेद था उसमें इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर इसे जो है परिभाषित किया था। क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी मैंने कहा कि इंद्रिय संवेदना यानी कि जो हमारी सेंस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जो भी हम सुख प्राप्त करते हैं उसी को यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक कहा गया है। एस्थेटिक विषय को पहले दर्शन शास्त्र के एक भाग के रूप में अध्ययन किया जाता था। देखिए जहाँ पर एस्थेटिक जो विषय है वो बहुत ही बाद में उसको स्वतंत्र रूप से मान्यता प्रदान की गई, लेकिन इससे पहले एस्थेटिक को दर्शन शास्त्र के एक भाग के रूप में अध्ययन किया जाता था। तो कई बार अगर प्रश्न पूछा जाए कि एस्थेटिक या सौंदर्य शास्त्र को किस विषय के अंतर्गत रखा जाता था, तो दर्शन शास्त्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुकरात, प्लेटो व अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र की विचारधारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने एस्थेटिक विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया, जिस कारण उन्हें सौंदर्य शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बात निकल के आई है। देखिए सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये तीन नाम आपने इससे पहले भी कई बार दर्शन शास्त्र के अंदर सुने होंगे, पढ़े होंगे और इनकी कई सारी कोटेशंस प्रश्नों में पूछी भी जाती है। तो सुकरात, प्लेटो व अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र की विचारधारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने जब तक सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र के एक भाग के रूप में अध्ययन किया जा रहा था, तो वहाँ पर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने भी सौंदर्य शास्त्र में अपनी विचारधाराएं प्रकट की थी। लेकिन अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने एस्थेटिक विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। अब यहाँ पर देखिए कि जब तक सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र के अंदर ही पढ़ा जाता था, अध्ययन किया जाता था, उसके बाद अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने एस्थेटिक को दर्शन शास्त्र से अलग किया और इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। और इसी कारण से बाउमगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है सौंदर्य शास्त्र के पिता कौन है या फादर ऑफ एस्थेटिक कौन है, तो आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है, वहाँ पे आपको अलेक्जेंडर बाउमगार्टन जो विकल्प होगा उसके ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए कि अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने किस प्रकार से यहाँ पर जो है दर्शन शास्त्र को बांटा था। देखिए दर्शन शास्त्र के इससे पहले 3 भाग होते थे। एक है नीति शास्त्र जिसे एथिक्स कहा जाता है, तर्क शास्त्र जिसे लॉजिक कहा जाता है और सौंदर्य शास्त्र जिसे
एस्थेटिक कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने दर्शन शास्त्र के जो तीसरे भाग को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। तो आप यहाँ पर इस पाई चार्ट के रूप से भी इस चीज को समझ सकते हैं। अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने एस्थेटिक का प्रयोग संवेदनशील इंद्रिय बोध के शास्त्र के अर्थ में किया। अब यहाँ पर देखिए बार बार इंद्रिय संवेदना की बात आ रही है, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, इंद्रियाँ होती हैं, उसके द्वारा जो भी हम बोध करते हैं या सेंस करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को यहाँ पर संवेदनशील इंद्रिय बोध के शास्त्र के रूप में प्रतिस्थापित किया था बाउमगार्टन ने। हीगल ने एस्थेटिक का अर्थ ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ में किया। बाद में इसका प्रयोग काव्य अथवा प्रकृति का सौंदर्य बोध के अर्थ में होने लगा। अब यहाँ पर देखिए, जब अलेक्जेंडर बाउमगार्टन एस्थेटिक को स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो उसके बाद हीगल जो है एस्थेटिक का अर्थ ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ में भी करते हैं, क्योंकि हीगल भी एक बड़े ही दर्शन शास्त्री माने गए हैं, दर्शन शास्त्री रहे हैं। तो हीगल ने एस्थेटिक को पहले ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ में प्रयोग किया और बाद में इसका प्रयोग उन्होंने काव्य और प्रकृति का सौंदर्य बोध के अर्थ में भी इन्होंने इसको प्रयोग किया। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार अगर हम सौंदर्य शास्त्र की परिभाषाओं को देखें तो देखिए अलेक्जेंडर बाउमगार्टन की सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है वो है, प्रकृति का अनुकरण ही सौंदर्य सृजन है। इमिटेशन ऑफ नेचर इज कॉल्ड ब्यूटी क्रिएशन, यानी कि प्रकृति का अगर हम अनुकरण करके किसी चीज का सृजन करते हैं तो हम वहां पर सौंदर्य सृजन कर रहे हैं। वहीं अरस्तु ने अपनी जो परिभाषा है या उनके जो कथन है उसके अंदर कहा है, सौंदर्य आकांक्षा, वासना और उपयोगिता से ऊपर की वस्तु है। ब्यूटी इज ए थिंग अबव डिजायर, लस्ट एंड यूटिलिटी। तो यहाँ पर अरस्तु जो सौंदर्य को आकांक्षा, वासना और उपयोगिता से ऊपर की वस्तु मानते हैं। कांट और रस्किन की जो कोटेशन है वो लगभग एक जैसी है। उन्होंने कहा है सौंदर्य ईश्वर की अनुभूति है, यानी कि जो भी हम क्रिएशन करते हैं, सौंदर्य हम देखते हैं, वो ईश्वर की अनुभूति होती है। यानी कि जब हम किसी सौंदर्य मूलक चीज़ को देखते हैं तो हम ईश्वर की वहाँ पर अनुभूति महसूस करते हैं। ब्यूटी इज़ गॉड, उन्होंने ये कहा था। थॉमस रीड की अगर हम परिभाषा को देखें तो उन्होंने कहा सौंदर्य आध्यात्मिक चैतन्य है। इसके अनुसार सौंदर्य दो प्रकार के हैं, असली व नकली। असली सौंदर्य सूर्य के समान व नकली सौंदर्य चंद्रमा के समान होता है। और कई बार थॉमस रीड की ये कोटेशन पूछी जाती है कि इस कोटेशन को किस विद्वान ने कहा है, तो इसको भी आप नोटिस कीजिएगा। सौंदर्य शास्त्र की अगर हम भारतीय अवधारणा को देखें तो सौंदर्य शास्त्र की भारतीय अवधारणा में जो एक कोटेशन हमको सबसे ज़्यादा दिखाई देती है वह है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो भी हमारी भारतीय चित्रकला है, काव्य है, नृत्य है, वो सत्यम शिवम सुंदरम के चारों तरफ ही घूमती है। तो सौंदर्य शास्त्र की जो भारतीय अवधारणा है उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। भारतीय सौंदर्य दर्शन प्रधानतः आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत है। देखिए, जो भारतीय सौंदर्य है या भारतीय सौंदर्य दर्शन है वो मुख्यतः आध्यात्मिक भावना से, यानी कि स्पिरिचुअल जो उसकी फीलिंग्स हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम से ही ओतप्रोत है। समर्पण, सौंदर्य भावना यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम में समाया हुआ है, क्योंकि जिसका अस्तित्व है वह सत्य है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जिसका अस्तित्व है, यानी कि जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसका अस्तित्व है तो वह सत्य है। यानी कि जो भी चीज़ हम देखते हैं तो वह सत्य होती है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है इसलिए वह आनंददायी कल्याणकारी है। और अगर कोई चीज़ हमको दिखाई दे रही है, उससे हमें आनंद प्राप्त हो रहा है या वो चीज़ हमारे लिए कल्याणकारी है तो वह शिव है। सत्य व शिव की अनुभूति के पश्चात जो अवस्था आती है वह सुंदर है, और सुंदर ही सौंदर्य के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। इसीलिए भारतीय सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा में सत्यम शिवम सुंदरम इस उद्बोधन का बहुत बड़ा महत्व है। तो कभी भी आप जब सौंदर्य शास्त्र को पढ़ रहे होंगे, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे होंगे, तो सत्यम शिवम सुंदरम के जो चैप्टर हैं आपके किताबों में, उनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ सौंदर्य शास्त्र के जो प्रतिमान है वो समझ में आ जाएंगे।
सौंदर्य शास्त्र की भारतीय अवधारणा की अगर हम आगे बात करें तो देखिए हमारे अलग अलग जो वेद हैं उनमें भी सौंदर्य शास्त्र के जो है हमें दृष्टांत मिलते हैं, वहाँ पर भी सौंदर्य शास्त्र की बात हो रही है। तो देखिए ऋग्वेद में रूप, सुन्नरी, सुनर, चारु का प्रयोग सौंदर्य के समानार्थी के रूप में होता है। अब देखिए जहाँ पर जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में भी सौंदर्य की व्याख्या की गई है। अब वहाँ पर सौंदर्य के लिए कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रूप, सुन्नरी, सुनर, चारु का प्रयोग सौंदर्य के समानार्थी यानी कि सौंदर्य के समान अर्थों में किया गया है। अथर्ववेद में संभल, सुमति यानी सुंदर बुद्धि वाली, जुष्ठा, प्रिया, समनेशु साधु विचार वाली का प्रयोग सौंदर्य के समानार्थी के रूप में होता है। यजुर्वेद में सुपवा यज्ञ से पवित्र करना का प्रयोग सौंदर्य के समानार्थी के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 वेदों के अंदर सौंदर्य के जो समानार्थी शब्द हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के अंदर सौंदर्य को प्रतिस्थापित करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। रामायण में शोभन, चारु, अभिराम, रम्य, सुभग का प्रयोग सौंदर्य के समानार्थी के रूप में होता है। अगर आप रामायण को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ें या फिर रामचरितमानस जो तुलसीदास कृत है, अगर आप उनकी चौपाइयों को पढ़ें तो वहाँ पर भी आपको शोभन, चारु, अभिराम, रम्य, सुभग का प्रयोग मिल जाएगा। जहाँ पर भगवान राम के सौंदर्य की बात हो या माता सीता के सौंदर्य की बात हो या प्रकृति के सौंदर्य की बात हो, तो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। महाभारत में रूपवान, रुचिरस्ते, प्रसन्ना, प्रियदर्शन, चित्रत प्रसादिनी का प्रयोग सौंदर्य के समानार्थी के रूप में होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय अवधारणा के तहत जो हमारे एपिक्स हैं, जो हमारे महाकाव्य हैं, उनके अंदर भी सौंदर्य को कब से प्रतिस्थापित किया गया था। श्रीमद् भागवत गीता में विभूति का प्रयोग सौंदर्य के समानार्थी के रूप में होता है। तो आपने देखा रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सारे वेदों के अंदर जिन जिन शब्दों के रूप में सौंदर्य को स्थापित किया गया है, सौंदर्य की बात की गई है, जहाँ जहाँ पर सौंदर्य का जो प्रतिमान स्थापित करा होगा वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। सौंदर्य शास्त्र की अगर भारतीय अवधारणा के अंतर्गत अब हम अगर इसको और एलेबरेट करके देखें तो वहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे जो साहित्यकार हैं या जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मीमांसाओं को लिखा है या शास्त्रों को लिखा है, तो उनके सम्मत में क्या उन्होंने कहा है इसको भी देख लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में यद्यपि सौंदर्य सिद्धांत नामक किसी विषय की प्रतिष्ठा नहीं हुई, अभी तो सौंदर्य के मूल तत्वों, विविध पक्षों, अंगों, स्वरूप आदि का अत्यंत गहन विवेचन प्राचीन काव्य शास्त्र में ही उल्लेख होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले भारतीय काव्य शास्त्र में सौंदर्य सिद्धांत नामक की किसी भी विषय की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, यानी कि पहले सौंदर्य बोध जो होता था वो भारतीय काव्य शास्त्र में उसकी कहीं पर कल्पना नहीं थी। तो सौंदर्य अपितु सौंदर्य के लिए मूल तत्वों, विविध पक्षों, अंगों, स्वरूप आदि का अत्यंत गहन विवेचन प्राचीन काव्य शास्त्र में हमें प्राप्त होता है। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रणेता वैदिक आचार्यों ने जिन सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की उसमें रस के भाव, पक्ष तथा अनुभूति योग्य रूप का निर्वचन, रस और ध्वनि सिद्धांतों के अंतर्गत तथा समाहित रूप का विवेचन अलंकार एवं रीति सिद्धांतों में व्यापक रूप से उल्लेखनीय है। अब जैसे कि हमने पहले ही कहा कि भारतीय काव्य शास्त्र में सौंदर्य सिद्धांत जो है उसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, लेकिन सौंदर्य का विवेचन किया गया था। वहाँ पे उसके भी विविध पक्ष थे, अंग थे। तो यहाँ पर रस और ध्वनि सिद्धांत, भाव पक्ष, इसी के माध्यम से सौंदर्य को आत्मसात किया जाता था। यहाँ पर अलंकार, रीति सिद्धांत के रूप में भी जो है व्यापक विशद विवेचना सौंदर्य की जाती थी। आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत तथा क्षेमेंद्र के औचित्य सिद्धांत में क्रमशः सौंदर्य के मूलभूत रूप का तथा नैतिक पक्ष के उद्घाटन के साथ सम्मिलित अनुपात आदि तत्वों का सूक्ष्मतम या सूक्ष्म चिंतन भी देखा जा सकता है। नाट्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथों में सौंदर्य के प्रायोगिक स्वरूप के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत
जो हमने सौंदर्य की बात की, तो सौंदर्य को ढूंढने का कार्य या सौंदर्य को अनुभव करने का कार्य वहाँ पर रस, भाव पक्ष, ध्वनि सिद्धांत और अलंकारों के माध्यम से किया जाता था। आप कई बार आपने देखा भी होगा कि जब हम किसी कविता का भाव पक्ष या काव्य पक्ष जब हम उसका विशद विवेचन करते हैं, भावार्थ निकालते हैं और उसका जो हम साहित्यिक पक्ष देखते हैं, तो वहाँ पर हम यही चीज़ देखते हैं कि किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कौन सा इसमें रस डाला गया है और इसके जो भाव हैं, संचारी भाव हैं, वो कौन से यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। और इसी के माध्यम से हम किसी भी काव्य को जो है उसके सौंदर्य मूलक तत्वों को पहचानते हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार सौंदर्य शास्त्र की अगर परिभाषाओं को देखें तो वामन जो काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान हैं, उन्होंने कहा है काव्यम ग्राहमलंकारतम सौंदर्यम अलंकार, अर्थात काव्य सार तत्व अलंकार है और अलंकार का अर्थ सौंदर्य है, अर्थात सौंदर्य का प्राण अलंकार है। अब यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने, काव्यम ग्राहमलंकारतम सौंदर्यम अलंकार, यानी काव्य सार तत्व अलंकार है, यानी कि जो काव्य का सार तत्व है वो क्या है, अलंकार है। और अलंकार क्या है, सौंदर्य है। और सौंदर्य क्या होता है, काव्य में सौंदर्य किसके द्वारा प्रकट होता है, अलंकारों के द्वारा। अभिनव गुप्त ने जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है यतम सौंदर्य प्राणैव सा, अर्थात यह कौशिकी वृत्ति सौंदर्य प्राण गीत, नृत्य, अभिनय आदि कलाओं के लिए हुआ है। यानी कि जो सौंदर्य का जो उद्भव हुआ है वो गीत, नृत्य और अभिनय आदि कलाओं के लिए हुआ है। महाकवि माघ ने अपनी जो सूक्ति में कहा है, क्षणे क्षणे यन्नवता मुयति तदेव रूपम रमणीयताया, अर्थात माघ ने सौंदर्य को चिरनवीन आकर्षण माना है। महाकवि माघ क्या कह रहे हैं कि जो सौंदर्य होता है वो चिरनवीन होता है, यानी कि हमेशा वो नया होता है, उसके अंदर एक नवीन आकर्षण होता है। और सौंदर्य कभी भी क्या होता है, प्राचीन नहीं होता, हमेशा वो हमेशा नया हमें जो है अनुभव देता है। तो आज के अंक में हमने यूनिट 4 जो आपका इंडियन एस्थेटिक है, यानी कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र है, उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर वहाँ पर था, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन एस्थेटिक विद ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और उसमें डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको तो देखा ही, साथ ही जो परिभाषाएं हैं, जो प्रमुख परिभाषाएं उनको देखा। मीनिंग ऑफ आर्ट यानी कि कला की परिभाषा, इस पर हमने इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कला का अर्थ क्या है, उस पर हमने वीडियो बना चुका है। इसके बाद हम 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग यानी कि षडंग, जो 6 अंग होते हैं चित्रकला के, भारतीय चित्रकला के, उनको देखेंगे। उसके पश्चात रस थ्योरी को भी देखेंगे, रस सिद्धांत को देखेंगे। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र ब्राइड टॉयलेट किस चित्रकार ने निर्मित किया है? नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, अनुपम सूद और अमृता शेरगिल। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा कि ब्राइड टॉयलेट जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन चित्रकारी भी करते हैं, और विकल्प दिए गए थे आपको, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, पुष्कर धामी और मनोज यादव। तो जो मुख्यमंत्री चित्रकारी भी करते हैं वे हैं ममता बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और ये जो है चित्रकारी या पेंटिंग का कार्य भी करती हैं। और जब ये रेल मंत्री हुआ करती थी तो इन्होंने काफ़ी सारी जो दुरंतो एक्सप्रेस जो चलाई थी उसके जो डब्बों पर भी जो इनकी बनाई हुई पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया था। और इस प्रश्न का सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया है रवि डोभाल जी ने। नमित सिंह जी, हिमांशु गुप्ता, नीमा कनवाल जी, जगदीश रावत जी, धर्मेंद्र कुमार जी, सिमी चौहान जी, गुरुपाल धीमान जी, परमहंस राव जी, कमला नेगी जी, कविता नाथ जी, आर्यन सिंह जी, युद्धवीर राणा जी और रामदास रघुवर सेवक जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न को भली भांति समझा और इसका सबसे सही जवाब दिया। तो ये था हमारा तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने सौंदर्य शास्त्र का परिचय और पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र की विवेचना और उनकी परिभाषाओं को भी देखा। साथ ही विद्वानों की जो कोटेशन सौंदर्य शास्त्र के
प्रति उन्होंने की है उनको भी जानने का हमने प्रयास किया। तो आज के अंक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही जो भी आपके विचार हैं, सुझाव हैं, उनको कमेंट करके हमें ज़रूर भेजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।